नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकर सर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि चलो डेली में 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज का अपना सेशन है ट्रांसफार्मर, जो कि दोस्तों कल मैंने आपको करवाया था ट्रांसफार्मर, उसमें उसका कुछ पार्ट बच गया था। तो आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आया ट्रांसफार्मर का, जिसमें दोस्तों उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें आपको मैं पूरे के पूरे आज क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन में डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हैं, क्या बोलना चाह रहा पहला क्वेश्चन अपना, सामान्य ट्रांसफार्मर मतलब जनरली जो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो लपेटर मतलब दो वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक साइड में होगी हाई टेंशन और एक साइड में होगी लो टेंशन। ठीक है, देखिए तो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग है, निम्न वाइंडिंग होती है, ये पता होगा आपको, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखेंगे इसके बाद में आगे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, चाह रहा है निम्न वोल्टेज वाइंडिंग को कोर पर पहले स्थापित कर दे, ताकि मतलब आप सब दोस्तों देखिए, अगर आपको ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा देखना है कि अंदर से कैसा होता है, पहले कौन सी वाइंडिंग कोर होती है ना, उसके ऊपर कौन सी वाइंडिंग डाली जाती है, तो मैंने इसमें ट्रांसफार्मर का बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे मतलब उसका जो प्रैक्टिकल होता है वो करके दिखाया, जो मेरी टीम है वो सब यही काम करती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी कोर पे क्या होता है, पहले एलटी वाइंडिंग को लपेटा जाता है, उसके बाद में क्या होता है, एचवी वाइंडिंग को लपेटा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है यह यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए निम्न वोल्टेज वाइंडिंग को कोर पर पहले स्थापित करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर उच्च दक्षता वो हमें क्या करे, कम रिलेक्टेंस के साथ में कार्य करे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट में क्या बोलना चाह रहा है, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता 92% से 99% होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, ये ओनली क्या होता है कि स्थान पर रखा होता है। उसमें क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, सह प्रेरण मतलब कि अन्योन्य प्रेरण या फिर इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, उसके सिद्धांत पे यह कार्य करते हैं। फिर आप इसे बोल सकते हैं फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है, जिसकी दक्षता कितनी होती है, सबसे अधिक होती है मशीनों में, कितनी होती है दोस्तों 92% से 98 भी लिखा होगा, यहीं पे 99 भी लिखा होगा। ठीक है, अगर सपोज दैट आपको आइडियल कंडीशन में पूछता है तो वहां पे आपको 100% लगाना है आइडियल कंडीशन, क्योंकि वहां पे जो लॉसेस होते हैं ना नगण्य माना जाता है। ठीक है, तो देखिए आप समझ गए होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर में चुंबकीय क्षरण मतलब कि ये मैग्नेटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है। जो कोर जो होती है ना, कौन सी कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय क्षरण लिखा हुआ है, मतलब कि मैग्नेटिक लीकेज क्या होता है, अधिक होता है। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए कि सेल, अब आपको पता होगा, मैंने कल बताया था आपको, जो ट्रांसफार्मर होता है वो कोर प्रकार का होता है, सेल प्रकार का होता है, बेरी प्रकार का होता है ना। तो देखिए आगे, सेल कोर सामान्यतः मतलब कि किस किस आकार में बनी होती है, तो वो सामान्यतः ई आकृति तथा आई आकृति की सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के रूप में निर्मित होती है, आपको पता होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है साथियों, कि सामान्य ट्रांसफार्मर कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से निर्मित होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर सपोज आपको वहां पे सिलिकॉन स्टील की पत्ती नहीं लिखा है तो आपको यह भी लिखा मिल सकता है CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ठीक है, यह भी लिखा हो सकता है। आगे देखिए साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है, इसके बाद क्रोड निर्माण में 97% लोहा होता है तो 3% सिलिकॉन होता है। अगर यह आपको आंकड़ा नहीं दिया है तो वहां पे लिखा होगा दोस्तों 3.8% से लेके 4.5% तक क्या होता है, अपना सिलिकॉन की मात्रा को मिलाया जाता है। यह अपना जो ITI की अपने जो बुक होती है ना, उसमें स्पेशली ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि परफेक्ट है, सही भी है। ठीक है, 3.8% से लेके 4.5% तक सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है, ताकि अपना जो हिस्टेरिसिस लॉस हो उसको हम कम कर सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए साथियों, इसके बाद क्या चाह रहा है कि उच्च आवृत्ति परिणामित्र मतलब परिणामित्र किसको बोलते हैं, ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र बोलते हैं। उसमें क्या होता है, देखिए उच्च आवृत्ति परिणामित्र के लिए फेरेट क्रोड प्रयोग की जाती है, फेरेट टाइप की कोर का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आ रहा है साथियों, उच्च पारगम्यता तथा लघु हिस्टेरिसिस मतलब कि लो हिस्टेरिसिस, देखिए उच्च पारगम्यता तथा लघु हिस्टेरिसिस लॉस के लिए अधिकतर पटलित पदार्थ शीतलित वेलित होते हैं। वो कुल मिला के क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि हिस्टेरिसिस लॉस को आपको पता है, जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है उसको सिलिकॉन की पट्टी का बनाया जाता है, तथा एडी करंट जो लॉस होता है उसके लिए हमको पतली तथा पतली पत्तियों के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों, ट्रांसफार्मर पटलन मतलब कि जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो 50 हर्ट्ज प्रदान के लिए उसकी जो थिकनेस होती है ना दोस्तों, वह कितनी होती है पूछना चाह रहा है। तो वह होती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है 0.35 से लेके 0.5 mm तक होती है। ये किस कंडीशन
में होगी जब अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 हर्ट्ज होगी साथियों, ठीक है। अगर सपोज दैट आपको यहाँ पे ये 50 हर्ट्ज ना लिख के अगर आपको 60 हर्ट्ज देता है तो उस कंडीशन में आपको पूछेगा कि जो अपने सिलिकॉन अपना जो कोर होती है ना उसकी मोटाई कितनी होती है, तो वह आपको लगाना साथियों। उस कंडीशन में आपको आ जाएगा 0.25 से लेके 0.4 mm, ये क्या में होती है दोस्तों, mm में होती है, ठीक है। क्या जो थिकनेस होती है ना mm में होती है। 0.25 से लेके 0.4 mm कब 60 हर्ट्ज की कंडीशन में, ठीक है, 60 मतलब कि 60, ठीक है। और जब 50 हर्ट्ज दिया है तो उस कंडीशन में जो उसकी थिकनेस की मोटाई होगी किसकी, कोर की, 0.35 से 0.5 mm तक। तो ये क्वेश्चन आपको जो था क्लियर हो गया होगा साथियों। आगे देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना इसमें, साथ इसमें लिखा हुआ है प्राय छोटे ट्रांसफार्मर क्या के बनाए जाते हैं, मतलब कि वायु शीतलित मतलब कि एयर के द्वारा जो होते हैं ना कूलिंग होता है, ठीक। आगे देखिए बड़े आकार के ट्रांसफार्मर प्राय प्राकृतिक अथवा खनिज तेल मिनरल ऑयल होता है। आप सबने देखा होगा ऑयल जो होता है ना ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है, ठीक है, किसके लिए, कूलिंग के लिए तथा इंसुलेशन के लिए, ठीक। अभी आएगा आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बड़े आकार के ट्रांसफार्मर प्राय प्राकृतिक अथवा खनिज तेल के द्वारा शीतलित होते हैं। शीतलित मतलब कि ठंडे रखे जाते हैं ना। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर में तेल के प्रयोजन के दो कार्य होते हैं, मतलब जो स्पेशली जो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में ऑयल डाला जाता है, क्यों डाला जाता है भैया, वह क्या करता है, वाइंडिंग के बीच रोधन का कार्य करता है। रोधन मींस इंसुलेशन तथा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को ठंडा रखता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना कि ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीय कुंडलन होती है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एक उभय फ्लक्स मतलब पारस्परिक चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा जुड़ी हुई होती है। मतलब कि साथियों आप सबको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसमें क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तथा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकली कहीं से कहीं तक वह कनेक्टेड नहीं होती, दोनों के दोनों इंसुलेटेड होती है, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, देखिए फ्लक्स उत्पन्न होता है। मतलब कि जो होता है ना चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फील्ड होता है ना, चुंबकीय फील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है पारस्परिक चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा क्या होता है, जुड़ी हुई होती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर, आइडियल कंडीशन में जब ट्रांसफार्मर है ना तो उसके लिए क्या क्या शर्तें यहाँ पे होगा। तो देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर में लो हानि तथा कॉपर लॉस, मतलब आयरन लॉस तथा कॉपर लॉस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार लपेटों में ओमिक लॉस जो अपना रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मैग्नेटिक लीकेज वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए और क्या लिखा हुआ इसमें, प्राथमिक और द्वितीयक शुद्ध प्रेरणित हो गए, ठीक है, शुद्ध प्रेरणित हो गए। तो ये जो होगा ना सब मतलब कि दिखा है, ओमिक लॉस हो गया, रेजिस्टेंस इसका तथा कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ये सब क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। कब, आदर्श कंडीशन में, मतलब आइडियल कंडीशन में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि जब प्रेरणा मित्र में ताम्र हानियां लो हानियों के बराबर हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, भी आपको पूछता है कि जो ट्रांसफार्मर की होती है ना एफिशिएंसी, दक्षता क्या होती है, सबसे अधिकतम कब होती है, कि मतलब अधिकतम कब और किस कंडीशन में होगी, जब भी या कब होगी, ताम्र हानि मतलब कि कॉपर लॉस तथा लो हानि क्या होगी, बराबर हो जाए तो प्रेरणा मित्र की अधिकतम दक्षता कहलाती है। उससे ही देखिए उच्च दक्षता बोलते हैं, उच्च एफिशिएंसी पर हाई एफिशिएंसी होगी, ठीक है, समझ के हो गया। आगे देखिए जब एक शून्य भार प्रेरणा मित्र की प्राथमिक कुंडलन को जैव वक्री मतलब कि एसी सप्लाई है ना से जोड़ा जाता है, तो आप सबको पता होगा ट्रांसफार्मर को हमेशा एसी ही देना है, ठीक है। तो जैव विक्री उल्टता से जोड़ा जाता है तो प्राथमिक कुंडलन में एक प्रति विद्युत वाहक बनता है, बैक ईएमएफ प्रेरित होता है, जो क्या करता है, आरोपित उल्टता के विपरीत होता है तथा बराबर होता है, जिसमें 180 डिग्री का यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना फेज अंतर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है साथियों, एक प्रेरणा मित्र में शून्य भार पर मतलब जब ट्रांसफार्मर में ना लोड नहीं लगा होगा, नो लोड की कंडीशन में क्या क्या होता है उसमें यह बताया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है, देखिए क्या क्या होता है उसमें, क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, शून्य भार पे क्या होता है, क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स का उत्पन्न करता है, ठीक है, तथा शून्य लोड पे लो हानियों को वहन करना तथा उत्पन्न करना होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब ट्रांसफार्मर नो लोड की कंडीशन पे हो या फिर प्रेरणा मित्र में शून्य भार धारा मतलब कि नो लोड करंट के दो कार्य होते, कौन से होते, क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना तथा शून्य लोड पर लो हानियों को वहन करना तथा उत्पन्न करना होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए कि शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली चुंबकीय धारा आरोपित वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है दोस्तों, पश्च होती है। क्वेश्चन भी एक बार फिर से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन में
प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली चुंबकीय धारा मतलब कि मैग्नेटिक करंट आरोपित वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, पश्च होती है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडलन में उत्पन्न स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल पश्च विद्युत वाहक बल से बस विद्युत वाहक बल फ्लक्स से 90 डिग्री क्या होता है, पश्च होता है। ठीक है, आगे देखिए कि नो लोड कंडीशन में ना जो ट्रांसफार्मर की पूर्ण लोड धारा का जो मान होता है कितना होता है दोस्तों, वह 2 से 5% होती है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि शून्य भार धारा पर प्राय ट्रांसफार्मर की निर्धारित पूर्ण लोड धारा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, 2 से 5% होता है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट ट्रांसफार्मर क्या बोलना चाह रहा है अपना। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में पूर्ण लोड पर धारा का मान शून्य भार का लगभग 20 गुना होता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। माइकल फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार चालक में विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है अर्थात समानुपाती होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना। जब द्वितीयक वोल्टेजता प्राथमिक वोल्टेजता की तुलना में कम हो तो ट्रांसफार्मर तो स्टेप डाउन ही होगा ना, पता है आपको। ठीक है, जब द्वितीयक वोल्टेजता प्राथमिक वोल्टेजता की तुलना में अधिक हो तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा ना। ठीक है, आगे देखिए ट्रांसफार्मर अनुपात को के द्वारा प्रदर्शित करते हैं ना, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ना उसको के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब स्टेप अप कब होगा दोस्तों, देखिए ट्रांसफार्मर में जब सेकेंडरी होती है ना, देखिए स्टेप अप कब होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बराबर क्या होगा, देखिए जब सेकेंडरी अधिक होगी तथा प्राइमरी में टर्न की संख्या कम होगी। ठीक है, आगे देखिए स्टेप डाउन कब होगा, जब सेकेंडरी में कम होगी टर्न की संख्या तथा प्राइमरी में अधिक होगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, याद रखिएगा आप, याद तो होगा ही, आपको समझ गए होगे आप। यदि के 1 से अधिक हो तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप मतलब कि जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है ना वो 1 से अधिक हो तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप कहलाएगा तथा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम हो तो ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन कहलाएगा। दोस्तों इनके बेस पे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिएगा, जब नेक्स्ट देखिए आगे साथियों क्या बोलना चाह रहा है। जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली मतलब कि सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड स्थापित मतलब कि लोड को लगाया जाता है तो सेकेंडरी में धारा प्रवाह के कारण द्वितीय कुंडलन में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक के द्वारा उत्पन्न मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का लेंज के नियम के अनुसार क्या करता है, वो विरोध करता है। भैया लेंज का नियम बोलता है ना, क्या बोलता है लेंज का नियम, वो जिसके कारण पैदा होता है ना उसी का वो क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, देखते इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा है। ये नियम अनुसार विरोध करता है तथा प्राथमिक में धारा का मान शून्य लोड धारा से 20 गुना अधिक होता है, जिसके कारण प्राथमिक फ्लक्स का मान में वृद्धि होती है तथा द्वितीय फ्लक्स का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार शून्य लोड से पूर्ण लोड तक कोड फ्लक्स का मान क्या होता है, समान रहता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पे। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% तक परास में उच्च होती, क्यों होती ये बताना चाह रहा है कि इतने हाई मतलब अपने को इफिशिएंसी दक्षता कैसे मिल जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हानि या जो निवेश होता है, हानि या जो होती है ना, निवेश मतलब होता है इनपुट की केवल 2 से 5% तक ही होता है, क्योंकि जिसमें लॉसेस होती है ना, वो इनपुट जो लॉसेस होते हैं उसके अनुसार 2 से 5% ही होता है। मैंने अभी थोड़ी पहले आपको बताया था। ठीक है, आगे देखिए भैया क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में शून्य भार पर लोड क्षतियों को ज्ञात किया जाता है जिसका मान शून्य भार से पूर्ण भार तक स्थिर रहता है। देखिए भैया इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला गया है, जो अपना लो हानि होती है वो क्या होती है, नियत क्षति होती है। नियत मतलब कि स्थिर लॉसेस होते। देखिए उसने स्पष्ट करके बताया है कि ट्रांसफार्मर में नो लोड पर लो क्षतियों को ज्ञात किया जाता है। नो लोड मतलब कि शून्य भार पर लो क्षतियों को ज्ञात किया जाता है, जिसका मान शून्य भार मतलब कि नो लोड से लेके पूर्ण भार मतलब कि फुल लोड तक स्थिर रहता है। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर में लघु मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण मतलब कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा ताम्र हानि ज्ञात करती है, मतलब कि कॉपर लॉस किस तरह से ज्ञात करते हैं, जब शॉर्ट सर्किट परिपथ करेंगे ना, शॉर्ट सर्किट परिपथ से कॉपर लॉस को या फिर ताम्र हानि को ज्ञात किया जाता है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है भैया अपना, ट्रांसफार्मर के लघु पथित मतलब कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण में निम्न वोल्टेज साइड को शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट परिपथ में उच्च वोल्टेज साइड पर किया जाता है। ठीक है, उच्च वोल्टेज साइड पर किया जाता है तथा ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट परीक्षण में उच्च वोल्टेज वाइंडिंग को उस
पर अंकित वोल्टेज की केवल 5% ही दी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है तो उस पर जो निर्धारित वोल्टेज होता है उसका केवल 5% ही वोल्टेज दिया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा इसमें ना जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं ना तो उसमें उसकी जो सेकेंडरी होती है ना उसको मोटे तार के द्वारा क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट कर दिया जाता है ना। ठीक है, आगे देखिएगा, ये ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। जो ताम्र हानि होती है, जो कॉपर लॉस होता है ना, क्या होता है दोस्तों, I²R होता है। ठीक है, ये पता होगा आपको। तो बोल रहा है यहाँ पे ताम्र हानि मतलब ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि मतलब कॉपर लॉस विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, कॉपर लॉस बराबर क्या हो जाएगा, I² आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए ताम्र हानियों को अस्थिर हानि या परिवर्ती हानि होती है। देखिए, जो अपना कॉपर लॉस होता है वो अस्थिर परिवर्ती हानि होती है, तथा जो अपना आयरन लॉस होता है जिसको लोह क्षति बोलते हैं वह नियत क्षति होती है। एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद क्या पूछना चाह रहा है, दो ट्रांसफार्मर को मतलब सपोज डेट, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, इनके बीच संबंध है ना। क्वेश्चन अपना, दो ट्रांसफार्मर को समांतर में संबंधित करने के लिए पूर्ण किए जाने वाले प्रतिबंध निम्न है। मतलब कि क्या क्या शर्तें और नियम लागू होते हैं जब दो ट्रांसफार्मर को हमको समांतर क्रम में चलाना होता है। तो समान उल्टता होना चाहिए भैया, पहली बात। तो सेकंड बात कि समान प्रतिबाधा, जो उनका इम्पीडेंस होता है वह भी समान होना चाहिए। समान ध्रुवता मतलब कि पोलैरिटी समान होना चाहिए। आगे देखिए, समान कला मतलब कला मीन्स होता है इसको निम्नी की भाषा में दोस्तों कला लिखता है, यह कला मतलब होता है फेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस आप सबको पता होगा ना। समान कला मतलब समान फेस अनुक्रम और शून्य अपेक्षित कला विभाजन मतलब फेस डिफरेंस शून्य लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको चारों की चारों बातें याद हो गया होगा। आगे देखिए कि ट्रांसफार्मर में स्टार स्टार संयोजन का प्रयोग कहाँ, क्यों, कैसे, कब, क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे बताया भी है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, जहाँ पर लघु मतलब कि निम्न तथा उच्च, लघु मतलब दोस्तों यहाँ ये शॉर्ट से नहीं है, यहाँ पे लघु मतलब निम्न वाला। ठीक है, यहाँ पे निम्न तथा उच्च वोल्टेज रूपांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए भैया, क्वेश्चन है अपना, स्टार डेल्टा संबंध ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो स्टार डेल्टा संबंध ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रसारण मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन के उपकेंद्र सिरों पर वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें, डेल्टा डेल्टा संयोजन में स्टार स्टार संयोजन की भांति लाइन वोल्टेज के बीच कोणीय विस्थापन नहीं होता, कोणीय विस्थापन नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है, डेल्टा स्टार संबंध ट्रांसफार्मर में द्वितीयक का प्राथमिक वोल्टेज से अनुपात प्रत्येक ट्रांसफार्मर के रूपांतरण अनुपात का कितना होता है, √3 गुना होता है। आगे देखिए साथियों, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, उच्च वोल्टेज और लघु वोल्टेज मतलब कि हाई वोल्टेज और निम्न वोल्टेज किनारों की लपेटन स्टार स्टार तथा डेल्टा डेल्टा में संबंधित है तो कला विभाजन शून्य होगा। जो फेज डिफरेंस होगा ना वह क्या होगा, शून्य होगा। आगे देखिए साथियों, क्या बोलना चाह रहा है इसमें, उच्च वोल्टेज और लघु वोल्टेज किनारों की लपेटन स्टार डेल्टा अथवा डेल्टा स्टार में संबंधित है तो कला विभाजन मतलब कि फेज डिफरेंस क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें, तो क्या बोलना चाह रहा है आगे, जब घड़ी की घंटे की सुई 12 डिग्री मतलब 12 बजे स्थित होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो कला विभाजन मतलब कि फेज डिफरेंस शून्य माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन अपना, जब घड़ी की घंटे की सुई 6 डिग्री मतलब कि 6 बजे स्थित होती है तो कला विभाजन 180 डिग्री माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, इसमें जब घड़ी की घंटे की सुई 11 डिग्री 11 बजे स्थित हो तो कला विभाजन 30 डिग्री होगा, वामाव्रत होगा मतलब कि धनात्मक होगा। ठीक है, आगे देखिए, जब घड़ी की घंटे की सुई 1 डिग्री 1 बजे स्थित हो तो कला विभाजन 30 डिग्री होगा, दक्षिणाव्रत ऋणात्मक होगा। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा, जहां अर्थ की स्थापना करना मतलब अर्थिंग करना कठिन हो वहां पे क्या किया जाता है, इंटर स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जहां वी संयोजन में सामान्यतः डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की तुलना में केवल 58% टर्न रखे जाते हैं वी कनेक्शन में। ठीक है, आगे देखिए, न्यूट्रल बिंदु को स्थिर करने के लिए स्टार स्टार संयोजन के दोनों वाइंडिंग के बीच में एक डेल्टा संयोजित वाइंडिंग स्थापित की जाती है जो
टर्शियरी वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए स्कॉट कनेक्शन जैसे टी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। 2 फेज को देख पा रहे होगे आप, 3 फेज को क्वेश्चन है अपना साथियों, 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए स्कॉट अथवा टी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना। स्व मतलब होता है अपना ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, उसमें क्या होता है, स्व प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आप सबको पता होगा जो अपना ऑटो ट्रांसफार्मर होता है सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आप सबको पता है ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन और सह प्रेरण, यह सब इसका एक ही रूप है, मतलब एक ही नाम है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन अपना, श्योर ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है, मतलब जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जिसको सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, उसमें क्या होता है, केवल एक ही वाइंडिंग होती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन अपना, स्व मतलब होता है अपना ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, स्व ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार की टेपिंग नहीं निकाली जाती। ऐसा क्यों बोल रहा साथियों, देखिए अगर सपोज दैट हम टेपिंग निकाल देंगे तो उस कंडीशन में वह क्या कहलाएगा, वह भी इन्होंने बताया। देखिए यदि स्व मतलब अपना सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन, ऑटो ट्रांसफार्मर है। यदि स्व ट्रांसफार्मर में 8 से 10 टेपिंग निकाल दी जाए तो वह वेरिएक कहलाएगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है, तो साथियों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च मान की वोल्टेज तथा उच्च मान की विद्युत धारा को निम्न मान में परिवर्तित करके मापा जाता है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होते हैं अपने, उसमें क्या होता है, एक सीटी होती है और एक पीटी होती है। ठीक है, देखिए तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके उच्च मान की वोल्टेज मतलब कि पीटी से मापेंगे, तो उच्च मान की धारा मतलब कि सीटी के द्वारा मान में मतलब मापा जाता है, धारा में निम्न मान से परिवर्तित करके मापा जाता है। ठीक है, पता होगा आपको। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है, करंट ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। आप सबको पता होगा, जो क्या करता है दोस्तों, अर्थात करंट स्टेप डाउन प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर होता है। क्योंकि आप सबको पता होगा ये जो 110 एम्पियर की करंट है, बहुत हाई करंट जो होती है ना, उसको 5 एम्पियर में ये हमको मतलब कि परिवर्तित करके बताता है ना। इसीलिए देखिए करंट ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप अप अर्थात करंट स्टेप डाउन प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप होता है, लेकिन ये करंट को स्टेप डाउन करके बताता है ना भैया, इसलिए इसमें क्या होता है, करंट स्टेप डाउन प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि विभव ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। पता है आप सबको, वो क्या करेगा दोस्तों, वोल्टेज को स्टेप डाउन करके बताता है। ठीक है, 110 वोल्ट बताएगा आपको, है ना। आगे देखिए इसके अपना, किसी चालक परिपथ अथवा लाइन में बिना परिपथ को बिगाड़े धारा के मापन के लिए क्लिप ऑन टेस्टर, जिसको हम टांग टेस्टर का प्रयोग किया जाता है, जिसको टांग टेस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी स्टार में तथा सेकेंडरी डेल्टा में संयोजित की जाती है। दोस्तों पता होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, वितरण ट्रांसफार्मर की प्राइमरी डेल्टा में तथा सेकेंडरी स्टार में होती है, तभी तो हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। आगे देखिए, लपेटन के आवास के लिए ट्रांसफार्मर टैंक माइल्ड स्टील प्लेट का बना होता है, मतलब जो अपना मेन टैंक होता है ना, वो माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, ट्रांसफार्मर कोर शीतलित वेलित गेन अभिव्यक्ति सिलिकॉन स्टील पतलस से बनी होती है। वही कुल मिला के बोलना चाह रहा है, जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है, जो क्या होती है, पटलित होती है, पत्ती पत्ती पटलियों के रूप में बना जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन अपना, संरक्षण टैंक, जिसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक, ट्रांसफार्मर में तेल के स्तर को क्या करता है, ऑयल के स्तर को क्या करता है, बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, प्रत्येक घंटे में ट्रांसफार्मर का तापमान गेज द्वारा चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है अपना कि विस्फोटक मुंह मतलब एक्सप्लोजन वेंट होता है ना, ट्रांसफार्मर में फिट किया हुआ दाब न्यूनक युक्ति है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद क्या होना है, जो ट्रांसफार्मर टैंक में गैस का दाब अधिक होने पर प्रचलित हो जाता है। अगर सपोज दोस्तों, जो एक्सप्लोजन डायफ्राम जिसको बोलते हैं, एक्सप्लोजन वेंट जो क्या करता है, सपोज अगर ट्रांसफार्मर में आंतरिक फॉल्ट आ जाता है, इसके कारण क्या होता है, उसका जो ऑयल होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर ना फट सकता है। तो इसलिए क्या होता है ना, एक अपना जो क्या लिखा है एक्सप्लोजन वेंट जिसको डायफ्राम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, वो अपना ग्लास या फिर अपना जो फाइबर होता है ना उसका बना होता है, जिसकी मतलब कम होती है, जो अपना टैंक होता है ना उसकी अपेक्षा उसकी। तो वो अगर एकदम ट्रांसफार्मर बहुत हाई गर्म हो गया है, ऑयल उबल रहा है, फटने की कंडीशन में, तो वो फट जाएगा खुद को, डायफ्राम या फिर इसमें एक्सप्लोजन वेंट। ठीक है,
तथा वहाँ से जो उसकी वाष्प है उसको रिलीज कर देगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर में 3 प्रकार के शीतलन तेल का प्रयोग किया जाता है, वह कौन से होते हैं। देखिए पहला तेल इसमें कौन सा दिया हुआ है, खनिज तेल दिया हुआ है। तो दोस्तों यह क्या होता है, ज्वलनशील होता है। मतलब कि सपोज दैट अगर ट्रांसफार्मर कहीं से लीकेज हो गया और ये रिस रहा है और वहाँ पे अगर चिंगारी अगर उत्पन्न हो जाती है तो ये जल सकता है ना। आगे देखिए, सिलिकॉन तेल, यह क्या होता है, कम ज्वलनशील होता है सिलिकॉन। आगे देखिए, हाइड्रोकार्बन तेल या फिर इसको क्या बोलते हैं, अज्वलनशील तेल होता है, ये वनस्पति तेल होता है। ये सबसे बेस्ट प्रकार का ऑयल होता है हाइड्रोकार्बन तेल जो होता है। ये बहुत ही महंगे जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना उसमें इसका यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिएगा, ट्रांसफार्मर तेल की पराविद्युत सामर्थ्य नमी से प्रभावित होती है। मतलब कि अगर इसीलिए तो पता है ना आपको, जो हम ब्रिदर का, सिलिका, जेल का ये सब क्यों यूज़ करते हैं, ताकि ट्रांसफार्मर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना बनी रहे। क्योंकि अगर सपोज डेट उसमें नमी, पानी, अगर मतलब शुष्क हवा, वहाँ पे शुष्क हवा मतलब अपने जो गीली हवा है, अगर वहाँ चले जाएंगे दोस्तों तो उसमें क्या होगा, वो उसके जो इंसुलेटिंग गुण है ना वो समाप्त हो जाएंगे और वो एक चालक की तरह व्यवहार करेगा, जिससे पता है आपको अंदर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब करंट फैल जाएगा ना, है ना। तो देखिए क्वेश्चन था अपना, ट्रांसफार्मर तेल की पराविद्युत सामर्थ्य नमी से प्रभावित होती है। मतलब कि इंसुलेटिंग गुण उसका कम हो जाएगा, इसीलिए उसमें नमी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर तेल में नमी से प्रवेश को रोकने के लिए हम एक युक्ति का यूज़ करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, श्वासक, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, तो तेल में नमी इसके प्रवेश को रोकने के अर्थात वायु की नमी अवशोषण के लिए ब्रीदर में सिलिका जेल का भरा होता है, सिलिका जेल भरी होती है, सबको पता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। आगे देखिए भैया, क्वेश्चन अपना कि नवजात नई या फिर शुद्ध, नवजात लिखा देखिए दोस्तों, बहुत नवजात, ठीक है, नई या फिर शुद्ध या फिर ताजी सिलिका तेल का जो रंग होता है ना वो कैसा होता है भैया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीला रंग होता है, ठीक है। तथा वायु की नमी को ग्रहण करने के या सूखने के पश्चात इसका रंग क्या हो जाता है साथियों, गुलाबी रंग का हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन है साथियों, देख पा रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गैस दाब रिले, मतलब कि बकोज रिले जो होता है ना, गैस दाब रिले, फिर गैस प्रेशर रिले बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर तथा संरक्षण टैंक, मतलब कि मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के मध्य में जुड़ी हुई युक्ति होती है, जिसका कार्य क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर में आंतरिक फॉल्ट होता है तो यह ट्रांसफार्मर को सप्लाई से पृथक कर देता है, ठीक है। आगे देखिएगा, ट्रांसफार्मर में कोई बड़ा दोष उत्पन्न होने पर गैस दाब रिले ट्रांसफार्मर को मुख्य सप्लाई से पृथक कर देता है। दोस्तों आज का जो अपना सेकंड पार्ट है ट्रांसफार्मर का, और मैं कल आपको ऑलरेडी इसके अल्टरनेटर और बहुफेज मतलब पॉलीफेज और ट्रांसफार्मर का फर्स्ट चैप्टर उसमें करा चुका हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो मैंने आज अपना ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता था वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अगर आपकी थ्योरी अच्छे से आपने पढ़ के रखा है तो ये तो दोस्तों आपके लिए क्या एक आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपसे पहले से कितना बन रहा था इसमें, मतलब आपका जो तैयारी है किस टाइप से हुआ है। क्योंकि दोस्तों आप सिर्फ ये इतना ही पढ़ के मतलब एग्जाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप सबको पता होगा एग्जाम लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है इसका, और जिसका परफेक्ट पकड़ होगी वही एग्जाम निकाल पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सब अगर इस चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।